नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों आज की इस वीडियो में देखेंगे सामान्य हिंदी का सेट नंबर 1 व्याख्या के सहित। तो इसमें थोड़ा सा टाइम भी लगता है, तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे। देखिए सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भाषा संस्कृत की अपभ्रंश है। संस्कृत का अपभ्रंश मतलब ये भाषाओं का क्रम आप याद करना चाहे तो याद कर लीजिएगा। संस्कृत पहले है, फिर उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद दोस्तों जो आया था उसके बाद आया था पाली, फिर उसके बाद क्या आया था प्राकृत, फिर उसके बाद अपभ्रंश, फिर उसके बाद आता अवहट। कभी कभी बीच की चीज़ों को नहीं देगा, ठीक है। उसके बाद आया हिंदी। तो याद रखिएगा, अगर और डिटेल कर दें तो संस्कृत में आपका पहले आया था वैदिक संस्कृत, ये भाषाओं का क्रम है। फिर लौकिक संस्कृत, कभी कभी ऐसे भी आ जाएगा, और भी डिटेल इस बीच बीच में कर सकता है। तो आपको याद रखना, देखिए संस्कृत के बाद अपभ्रंश जब हुआ तो क्या हुआ, पाली हो गया। तो पाली इसका राइट आंसर बी, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे लिपि किसे कहते हैं। दोस्तों लिपि उसे कहते हैं कोई भी ध्वनि संकेत है, जैसे मैं अ आ क ख कुछ भी बोल दिया, ये क्या है, वर्ण है या कोई ध्वनि है। ध्वनि को दोस्तों जो है कुछ भी है उसको जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वर्ण हो जाएगा। सबसे छोटी ध्वनि जिसमें हम दोस्तों उसको लिख सकते हैं उसको वर्ण कहते हैं। और उसमें भी दोस्तों आपके स्वर और व्यंजन बांटा जाता है। वर्णों को दोस्तों सजा के या क्रमानुसार दे देगा, क्या कहते हैं उसको, वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। और 343 अनुच्छेद आप याद रखेंगे, जिसमें आपका जो है हिंदी को जो है क्या कहा गया है, हिंदी को राजभाषा कहा गया है, राजभाषा। और देवनागरी लिपि को लिपि माना गया है। तो देखिए लिपि किसे कहते हैं, जो लिखित ध्वनि संकेत हैं इनको दोस्तों कहेंगे लिपि, ठीक है। तो डिटेल मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति किस अलंकार में होती है। वर्णों का दोस्तों जब आवृत्ति होगा उसमें होता है अलंकार में होता है, किस में होता है, अनुप्रास अलंकार में होता है। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, जैसे कि एक भी वर्ण है, जैसे काका ने काकी को ऐसे कहरा सिखाया, ऐसे कुछ करके रहेगा तो क्या रहेगा, या चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, तो उसमें चौ की आवृत्ति, इसमें कौ की आवृत्ति, ऐसे ऐसी कुछ रहेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स सॉल्व करना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम्पल सॉल्व नहीं करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। उपमा और रूपक अलंकार, उपमा में क्या होगा, किसी की, जिसे किसी से क्या किया जाएगा, इसकी उपमा दी जाएगी। जैसे आपका चंद्रमा सा मुख है, सा। और रूपक में क्या होगा, जिसे चंद्रमा सा मुख है इसमें किया गया था, ये रूपक में क्या हो जाएगा, मुख चंद्रमा बोल देंगे डायरेक्ट, तो इसमें क्या होगा, अभेदता होता है, अभेदता। तो एग्जाम्पल्स करेंगे तो पता चल जाएगा। श्लेष में क्या होगा, एक ही चीज़ का अनेक अर्थ बता दिया जाएगा, बिन पानी सब सून वाला जो है ये आपका वो वाला एग्जाम्पल हो जाता है। तो आगे एग्जाम्पल्स देखेंगे तो सब समझ में आने लगेगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या दिया है, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो मनो जनहूँ, ये सब पकड़ा जाता है। मनो नील मणि शैल पर आतप परियो प्रभात, इस पंक्ति में आपको अलंकार पूछा गया है। तो मनहु मनहु जनहु, जैसे मानो जानो ये सब रहता है तो क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार रहता है। ये कैसे पता चलता है, उत्प्रेक्षा अलंकार जो होता है दोस्तों, इसमें एक संभावना व्यक्त की जाती है, मानो जैसे, ठीक है, मानो मनहु जनहु ऐसे करके रहेगा। और कृष्ण श्याम जो बात किया जा रहा है वो कृष्ण भगवान की बात किया जा रहा है। तो दोस्तों इसमें क्या है कि जो पीताम्बर ओढ़े कृष्ण भगवान हैं या फिर श्याम जी हैं, ये दोस्तों इतने सलोने लग रहे हैं, उनके ऊपर बताया जा रहा है। जैसे आपका नीलमणि पर्वत पर प्रभात कालीन जो धूप पड़ती है उसको उपमा है ये, तो ये दोस्तों उपमा दिया जा रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्रतिमान में आपको बताया जा रहा है कि कौन सा समास होगा, प्रतिमान। तो प्रति से ही पता चल जा रहा है, प्रतिदिन, प्रतिमान, प्रति या आजीवन, आमरण, आ लगा रहेगा। ये उपसर्ग वाला जो लगा रहता है ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण होता है। और इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि संज्ञा टाइप का रहेगा, मैं आपको बता दूंगा। और जब कर्मधारय आ जाएगा, कर्मधारय, उसमें भी दोस्तों कई बार कई लोग सोचते हैं कि जिसे रातों रात लिखा है, रातों रात, तो लोग सोचते हैं कि ये बीच में है तो ये द्वंद्व समास होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप देखिए तो इसमें क्या होता है, ये संज्ञा प्रधानता इसमें रहेगी, तो इसमें क्या होगा, रातों रात में भी आपका अव्ययी भाव समास होगा। ऐसे आपका कर्मधारय है तो उसमें क्या होगा, उसमें भी आपको जो है तो क्या होगा, कर्मधारय में भी, लेकिन वहाँ पर क्या होगा, ये ऐसा हो सकता है कि बीच बीच में लगा दे, लेकिन कर्मधारय में क्या होगा, विशेषण प्रधान हो गया कि विशेषण रहेगा उसमें, ठीक है। तो आगे एग्जाम्पल्स में मैं वहाँ पर अपवाद टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे उनको भी मैं आगे करवाऊंगा।
तो यहाँ पर आपका अव्ययी भाव समास होता है और द्वंद्व में क्या होता है, अपोजिट होता है। जैसे माता पिता है ना, तो पिता आपका रहेगा, माता रहेगा। तो ये देखिए दोनों क्या है, ये अपोजिट हैं और साथ में आते हैं। ये योजक चिन्ह से के द्वारा जुड़े होते हैं, जिसे ज़्यादा योजक चिन्ह पे मत जाइए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जहाँ पे योजक चिन्ह लगाने के बाद भी द्वंद्व समास नहीं होता है। जैसे दिन रात है, अपोजिट है, ठीक है। द्विगु समास में क्या होता है, संख्यावाचक रहता है। मैं आगे इसकी चीज़ों को डिटेल करूंगा, ठीक है, क्योंकि परिभाषा रटने से नहीं होगा, एग्जाम्पल्स करने से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट देखिए, आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। इसमें दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा चिन्ह, विराम चिन्ह मिसिंग है, कौन सा विराम चिन्ह बीच में होगा। यहाँ पर देखिए अल्प विराम दिया हुआ है, कहाँ पर लगेगा अल्प विराम भैया, देखिए पूर्ण विराम भी गायब है। पूर्ण विराम दोस्तों यहाँ पर लगाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर देखिए आनंद घर आया, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका कॉमा लगाना चाहिए था। थोड़ी देर रुका और लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आया के बाद तो लगना चाहिए था, तो अल्प विराम यहाँ पर लगेगा, यानी यहाँ पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, कॉमा वाला। नेक्स्ट देखिए, स्वर संधि का उदाहरण है। स्वर संधि का मैंने यहाँ पर आप संधि विच्छेद करेंगे तो पता चलेगा। अन्वय दोस्तों जो है ये आप देख रहे हैं, तो आपका दोस्तों जो है क्या हो जाएगा, ये आपका अ है और नु प्लस आपका आय हो जाएगा, ठीक है, ये अन्वय हो जाएगा। अगर बात करेंगे दोस्तों तो ये आपका स्वर संधि का एग्जाम्पल है। और मैंने आपको बताया था य से पहले या फिर दोस्तों व से पहले जो आधा आ जाता है, न, य, ये सब आपको यण संधि की तरफ क्या करता है, आपको बढ़ाता है। अगर बात करेंगे किंचित में, तो आपका जब संधि विच्छेद करेंगे तो किम मिलेगा, तो म है, ये क्या है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। क्या है, व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो ये आपका व्यंजन संधि हो जाएगा। ऐसे ही आपका तद्रूप भी हो जाएगा। तद्रूप में भी देखिए तद हो जाएगा प्लस आपका रूप हो जाएगा, तद तो द है ना, ये तद्रूप, ये आपका भी व्यंजन संधि हो जाएगा। और नीरस में आपका नी हो जाएगा और रस हो जाएगा, बिना रस वाला। तो ये नी वाला क्या बताता है, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो ये तीनों तो नहीं है, यही आपका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आपका 8 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत नियुक्ति, छुट्टियों, स्वीकृति, जो छुट्टियों की स्वीकृति हो जाएगी, नियुक्ति हो जाएगी, तथा पद वृद्धि यानी प्रमोशन जो होता है आदि की सूचनाएं दी जाती हैं। ये सभी सूचनाएं, और ये पूछा जो जा रहा है, ये पत्र और कार्यालय जो पत्र इत्यादि हैं उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं। तो देखिए ये सब होता है कार्यालय आदेश में, कि इनका पद वृद्धि हो गया, छुट्टियाँ स्वीकृत हो गई हैं, नियुक्ति किस हुई है, ये सब चीज़ें। कारक के भेद, देखिए हिंदी का जब हम बात करें तो कारक के भेद होते हैं 8, और संस्कृत में क्या होते हैं, संस्कृत में होते हैं 6। तो यहाँ पर हिंदी का जो आपका दिया हुआ है 8, यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, भेद होता है हिंदी का, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर करवा दे रहा हूँ, कर्ता, कर्म, उसके बाद दोस्तों आपका एक एक आपको याद रखना है। फिर उसके बाद आपका संप्रदान हो जाएगा, अपादान हो जाएगा, संप्रदान हो जाएगा, अपादान हो जाएगा, उसके बाद आपका संबंध हो जाएगा, संबंध, उसके बाद उसी प्रकार से संबोधन हो जाएगा। तो ये दोनों जो संबंध और संबोधन है वो आपके संस्कृत में नहीं होते हैं। अधिकरण हो जाएगा, अधिकरण हो जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, और एक आपका कोई छूट चुका है, अच्छा कर्ण, कर्म के बाद कर्ण छूट गया था, तो ये आपका कर्ण। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपके 8 होते हैं, कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, संबोधन या संबंध, संबोधन और अधिकरण। तो ये दोस्तों आपके होते हैं कितने, 8, ठीक है। याद रखिएगा संबंध और संबोधन वाला संस्कृत में हट जाता है, यानी 6 वहाँ पर हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई। तो जब गई मैंने काम पूरा हो चुका है, तो इसमें पूछा जा रहा है कौन सा प्रयुक्त काल है। तो काल थकावट दूर हो गई, यानी कि एक तो भूतकाल वाला पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूर्ण भूतकाल, यानी बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के संदेह का बोध हो, तो वर्तमान में हो रहा है तो भूत वाला पहले काट दीजिए ऑप्शंस। जो संदिग्ध वर्तमान और पूर्ण वर्तमान है तो इसी में से होगा, तो संदिग्ध होगा, क्योंकि संदेह का बोध होगा वहाँ कौन सा काल होगा ये पूछा जा रहा है, तो आपका संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, वाक्यों का वर्गीकरण मुख्य रूप से कितने प्रकार से होता है। देखिए वाक्यों का वर्गीकरण दोस्तों 2 प्रकार से होता है। एक होता है रचना, रचना इसी को कहते हैं स्वरूप के आधार पर, स्वरूप, इसके आधार पर दोस्तों जो वर्गीकरण होता है 2 प्रकार से होता है, याद रखिएगा। पहला जो है रचना या स्वरूप के आधार पर, इसमें 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। पहला होता है सरल या फिर इसी को कहते हैं साधारण वाक्य, दूसरा होता है मिश्रित या फिर मिश्र वाक्य,
तीसरा आपका क्या होता है, तीसरा आपका होता है संयुक्त वाक्य। क्या होता है, संयुक्त वाक्य। और इसके बाद आपका दूसरा जो प्रकार होता है वो किसका, अर्थ के दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से। तो अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य होते हैं, अर्थ की दृष्टि से 8 प्रकार के होते हैं। ध्यान सुनिएगा, विधि, विधिवाचक होता है पहला। दूसरा आपका होता है, उसी को निषेध कर दीजिए, पहले विधि करिए फिर निषेध कर दीजिए, निषेधवाचक। फिर उसका तीसरा प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक। फिर उसके बाद प्रश्न किए, निधि किए, आज्ञावाचक। चौथा क्या है, आज्ञावाचक। ठीक है, आज्ञावाचक। उसके बाद दोस्तों आपका पांचवा आ जाता है विस्मयवाचक, विस्मय। इसको कहानी की तरह याद करेंगे तो याद हो जाएगा। छठा आपका संदेह है। सातवां आपका जो है वो आपका इच्छावाचक और संकेतवाचक, इच्छा। और आठवां आपका है संकेत। तो ये आप 8 याद रखिएगा। देखिए ध्यान से सुनिए, वाक्यों का वर्गीकरण 2 प्रकार से होता है, तो ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन 2 प्रकार से कौन कौन से प्रकार से, एक रचना के आधार पर या स्वरूप के आधार पर। उसके प्रकार से अगर बात करें तो वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल, मिश्रित और संयुक्त। ये सब साधारण एक ही उद्देश्य इत्यादि लिखा रहेगा, मैं आपको ये सब चीज़ें भी आगे बता दूंगा। अर्थ की दृष्टि से बात करेंगे 2 प्रकार से ना, तो पहला ये, दूसरा ये। अर्थ की दृष्टि से 8 प्रकार होते हैं, विधि किया, निषेध किया, मतलब विधिवाचक, निषेधवाचक। फिर उसके बाद क्या होगा, प्रश्नवाचक। क्या है, प्रश्नवाचक। फिर आज्ञावाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक। कैसे याद करेंगे, इसको याद करने का भी तरीका है। जैसे अर्थ की दृष्टि से आ गया तो पहले विधि करेंगे कि हाँ ये करना है, फिर उसके निषेध, उसी को मना कर देंगे। फिर उसके क्या करेंगे, प्रश्न, क्यों करना भैया। फिर उसके बाद आज्ञा देंगे, हाँ चलो कर देना। फिर विस्मय, अरे भूल गए थे यार। फिर संदेह हुआ, फिर क्या हुआ, इच्छा हुआ, फिर संकेत किए कि हाँ जाओ कर दो। तो ऐसे आपको रिलेट करके याद करेंगे तो याद हो जाएगा 8। ठीक है, अगर ऐसे नहीं देगा कि 8 कौन कौन से होते हैं या इनमें से कौन सा नहीं है, ऐसे करके बोल देगा तो 8 देखे रहेंगे तो कर देंगे आप अर्थ की दृष्टि से। ठीक है, वैसे वर्गीकरण 2 प्रकार से होता है, रचना स्वरूप के आधार पर और अर्थ की दृष्टि से। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर क्रिया के मूल को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। ये तो परिभाषा से ही आ गया, क्रिया के मूल को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। और शब्दों का जो निर्माण है मूल तत्व धातु ही है। नेक्स्ट देखिए, संस्कृत में आप देखते हैं धातु के जो चीज़ें दी रहती हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कछुआ धर्म और मारेसी मोही कुंठाव, ये किसकी रचना है, ये गुलेरी जी का है। देखिए इसको याद करना थोड़ा सा कठिन लगता है लोगों को, लेकिन देखिए कछुआ है और मारेसी मोही कुंठाव। देखिए कछुआ को कोई गुलेल से याद ऐसे कोरिलेट कर लीजिए, गुलेरी जी याद कहिए कि जो गुलेल से कोई मार रहा है, और ये क्या कुंठाव रुक गया है, तो ऐसे करके कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। इनके अन्य कुछ और रचनाएं हैं जो कि एग्जाम में बहुत बार आती हैं, तो याद रखिएगा। देखिए इनकी कुछ रचनाएं हैं, उसने कहा था, ये छोटे क्लास में आपने पढ़ा भी होगा। उसने कहा था, बुद्धू का कांटा, बुद्धू का कांटा, ये भी छोटे क्लासेस में आपको मिल जाएंगे। और सुखमय जीवन, सुखमय जीवन, ये 3 आपके ये इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में बार बार पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, मेरा मित्र राकेश बहुत अच्छा चित्रकार है, इस वाक्य में विधेय। ध्यान दीजिएगा, मेरा मित्र राकेश जो ये शुरू का होता है ना, ये क्या होता है, उद्देश्य होता है। और बहुत अच्छा चित्रकार है, मैं अच्छा चित्रकार है, क्या हो जाएगा आपका, विधेय हो जाएगा। देखिए इसी में आपका उद्देश्य विस्तारण, विधेय विस्तारण हो जाएगा ना, तो आप समझ जाएंगे कि किसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों पूछा गया था विधेय क्या है, तो देखिए बहुत अच्छा चित्रकार वाला दिया हुआ है, तो आपका सी यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से विलोम शब्द की दृष्टि से एक युग्म गलत है। गलत है, क्या है, विधि निषेध, तो ये आपका विधि किया फिर निषेध कर दिया, तो ये तो ठीक ही है, गलत वाला बताना है। आवाहन विसर्जन, आवाहन विसर्जन दिया हुआ है, ये भी बिल्कुल ही आपका ठीक है। आग्रह विग्रह दिया हुआ है, आग्रह का क्या होता है, दुराग्रह होता है। क्या होता है, आग्रह का विलोम होता है दुराग्रह। और याद रखेंगे विग्रह जो दोस्तों होता है, किसका होता है, विग्रह होता है संधि का विलोम, या फिर कहिए समास का, समास का विग्रह होता है ना, समास का विग्रह आपका हो जाएगा विलोम। जबकि यहाँ पर आग्रह का दिया है, आग्रह का दुराग्रह होता है। देखिए अगर विग्रह विलोम पूछा है, समास नहीं है, तो आप संधि भी कर सकते हैं।
संधि का वैसे विच्छेद होता है, लेकिन आप याद रखेंगे ऐसे, अगर नहीं दिया है तो आप इसे भी कर सकते हैं। बाकी अमी का आपका अमृत है, हलाहल विष, तो ये तो उल्टा है ही, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कोई एक पर्यायवाची समूह सही है, उसका चयन करना है। तो पर्यायवाची समूह कौन सा इसमें से सही है? ध्यान देखिए, पत्र दिया तो पत्थर दे दिया, खत पत्रा ये सब तो ठीक है। इसमें देखिए पथ है तो पानी फिर दे दिया, राह डगर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पत्ता है, पत्ती है, प्रश्न यहाँ पर कर दिया, पर्ण कर दिया है। तो इसमें कुछ कुछ चीज़ें गलत है, लेकिन पतोहु, बहु, वधु, पुत्र, वधु ये सभी एक ही है। तो यहाँ पर ये जो बहु की पर्यायवाची है, ठीक है। तो यहाँ पर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य होते हैं 3 प्रकार के। 3 तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन सा होता है? एक होता है कृतवाच्य, उसके बाद आपका होता है कर्मवाच्य, कृत, कर्म और भाव, कृत, कर्म और भाव 3 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे कपट और कपाट का अर्थ। तो कपट मतलब क्या होता है? धोखा, और कपाट मतलब क्या होता है? दरवाजा। तो धोखा और दरवाजा, धोखा दिया है, धोखा है तो दराज बोल दिया है, धोखा बोल दिया, दराज बोल दिया। तो ये ऑप्शन नंबर ए वाला आपका बिल्कुल ठीक है, धोखा और दरवाजा। उपसर्ग वह शब्दांश है जो उपसर्ग आगे लगता है, प्रत्यय पीछे लगता है। तो देखिए क्या दिया है, किसी शब्द के बाद जुड़ता है तो प्रत्यय वो जुड़ता है, किसी शब्द के मध्य में जुड़ता है नहीं, किसी शब्द के आगे जुड़ता है, यही सही है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था। इसमें ध्यान दीजिएगा, रेखांकित जो पद है यानी जो बोल्ड वाला है, इसके बारे में बताना है। तो लंका का राजा रावण, तो देखिए बताया जा रहा है लंका का राजा रावण जो है बहुत क्या था? विद्वान था। तो यहाँ पर लंका का राजा रावण जो है ये संज्ञा है, और संज्ञा पदबंध दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या है? संज्ञा का दोस्तों पदबंध है, उसी का अंश का पदबंध है। तो यहाँ पर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई उसको कहते हैं वर्ण। अभी मैंने बताया था, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा ये भी, ठीक है। सबसे छोटी इकाई वर्ण कहते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका कोई खंड नहीं हो सकता, उसका कोई बदला नहीं सकता। जैसे वर्ण में भी स्वर होता है, व्यंजन होता है, ठीक है। तो स्वर को तो तोड़ देंगे, क है लिखा तो क और आधा ऐसे लिखे, आधा क और अ लिख के तोड़ सकते हैं, लेकिन स्वर को थोड़ी तोड़ सकते हैं। तो वही है, सबसे छोटा क्या होता है? वर्ण होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से कंठ जो है आपको बताना है वर्ण। तो कंठ को मैंने बताया था जो कंठ से ध्वनि निकलेगा, तो क वर्ग जिसमें होगा उसको मार दीजिएगा, क वर्ग है ही नहीं, ठीक है। तो क वर्ग नहीं है तो आप उच्चारण करके देखिए। देखिए क वर्ग के अलावा और भी कुछ हैं, जिसे अ आ, देखिए क बोलिए ना, क, तो उसमें अ लगा हुआ होता है, तो अ आ भी होता है और ह भी होता है लास्ट वाला। तो अ आ ह और आपका विसर्ग अह, ये सब कंठ है। काफ़ी डीप क्वेश्चन दिया गया है, याद रखिएगा। जब ये आ जाएगा कोई नहीं कर पाएगा। क वर्ग तो सभी याद कर लेते हैं, क वाला जो कंठ है, फिर उसके बाद आपका च वर्ग जो है आपका जो है तालु हो जाएगा। अब वैसे ही आपका ट वर्ग जो हो जाएगा वो आपका मूर्धा हो जाएगा, आपका जो है त वर्ग आ जाएगा। तो ऐसे करके आप कोरिलेट करके याद कर लेते हैं, ठीक है। तो त वर्ग आ जाए आपका दंत हो जाएगा, ऐसे करके। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों जो है क्या है, याद रखना आपको, ह जो है क्या है, ये आपका कंठ ध्वनि है, आ कंठ ध्वनि है, अ कंठ ध्वनि है, आ कंठ ध्वनि है, अह भी कंठ ध्वनि है, क्योंकि अ और ह से ही मिलकर तो अह बन रहा है विसर्ग वाला। तो बिल्कुल आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। वैसे मैं बहुत बार करूँगा इसको तो आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? देखिए महाप्राण गिनने के लिए, जैसे अब मैं क ख को बोल दे रहा हूँ, क ख ग घ अंग, तो देखिए क्या होता है, क कम ध्वनि लगता है। कौन महाप्राण नहीं है? ठीक है, अल्प प्राण और महाप्राण दो होता है। अल्प प्राण जिसको बोलने में कम प्राण आपका लगेगा, और जो महाप्राण उसमें ज़्यादा समय लगेगा। जैसे कि एक ऐसे याद रखिए कि धीरे तेज, धीरे तेज, यानी अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण, फिर उसके बाद अल्प प्राण, ऐसे याद करेंगे। तो क ख ग घ अंग, ऐसे आपका च छ ज झ ये रहेगा ना। तो क्या करना है, पहला अल्प हो जाएगा, फिर महा, फिर अल्प, फिर महा, फिर अल्प, ऐसे हो जाएगा।
तो ये अल्प प्राण है, तो ये आपका महाप्राण है, ये अल्प है तो ये महा है, ठीक है। तो इसे इसमें भी होगा अल्प महाप्राण फिर अल्प, ठीक है। तो इसमें से कौन सा नहीं है महाप्राण, यानी अल्प वाला बताया होगा। तो क है, क दिया नहीं है, ख दिया है तो खल्प महाप्राण है, ये तो होगा नहीं। फिर उसके देखिए ग दिया है, ग नहीं दिया है तो ये भी नहीं होगा क्योंकि दिया ही नहीं ऑप्शन में। तो महाप्राण नहीं है तो महाप्राण तो घ भी महाप्राण है। ऐसे ही आप देखिए अल्प प्राण महाप्राण, तो महाप्राण फिर अल्प प्राण फिर महाप्राण। देखिए झ दिया है, ये भी आपका महाप्राण है, लेकिन ज जो है ये अल्प प्राण है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको आप और भी एग्जाम्पल्स करेंगे तो पता चल जाएगा आपको। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द, तो बिना पलक झपकाए के लिए आता है, याद रखिएगा अपलक कहते हैं उसको, क्या कहते हैं अपलक। लेकिन ऑप्शन में अपलक नहीं है, इसके लिए एक और शब्द दिया है निनिर्मेश कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। निनिर्मेश कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आ जाएगा तो कई लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। याद रखिएगा एक टक शब्द का भी प्रयोग इसी में किया जाता है, अपलक, पलक क्या कहते हैं, अपलक भी इसी को कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा बिना पलक झपकाए के लिए एक टक भी यूज करते हैं, एक टक, लेकिन ये सब आसान है तो ये नहीं देगा, निनिर्मेश वाला जरूर दे देगा। तो देखिए दोस्तों 25 क्वेश्चन थे, डिटेल मैंने आपको बताया क्वेश्चंस के आंसर्स, और आगे भी हम आगे सेट्स देखेंगे लगभग 10 क्वेश्चन जो कि डिटेल पे काफ़ी आधारित होंगे। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड शेयर, धन्यवाद।